चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं क्लास 11th का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है नीट टेस्ट सीरीज। उसके जो टेस्ट नंबर 7 थे उसके केमिस्ट्री पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं। नीट टेस्ट सीरीज जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, नीट 2026 का जो एग्जाम होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोगों के यहाँ चलता है, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और टोटल 720 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चंस बना करके नए क्वेश्चंस हम लोग बना करके देते हैं, जिससे आपका एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर हो। वो बच्चे जो क्लास 11th में या फिर क्लास 9-10th में ज्वाइन करना चाहते हैं लोकस एकेडमी को, अपनी केमिस्ट्री और अच्छा करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं गौरव तिवारी, जो कि 2016 से आपके स्टेट में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अब तक कई बार हम लोगों ने 180 में 180 जेई नीट के एग्जाम में स्कोर दे दिया है। जो बच्चों ने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया और नंबर लेकर आए। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट पेपर की बात करूं तो इसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से केवल केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके 15 क्वेश्चंस हैं, और जीओसी का एक छोटा सा सेक्शन इसमें था, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, जिसके 10 क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, सारे नए फ्रेम्ड बनाए हुए क्वेश्चंस, तो एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से a प्लस बी जा रहा है c प्लस डी में, और बोला जा रहा है कंडीशन अपने पास कि जो इनिशियली, वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है भाई, पहले तुम क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और आंसर निकालो। आंसर मैच हो जाए तो वीडियो फास्ट मोड में देख करके चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर वो आया कि नहीं। नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाके फिर से देख लो कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हम इनिशियली बी को बी मान लें तो फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ b, ऐसा बोला है। आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ c इज थ्राइस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ b। तो जब इक्विलिब्रियम बनाना होता है तो कोफिशिएंट के टर्म्स में लेकर जाते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो x के टर्म्स में लेकर जाएंगे। x जाएगा, x जाएगा, x बनेगा, x बनेगा, क्योंकि सबके कोफिशिएंट 1 है ना। अब जो उन्होंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई है कि जो इक्विलिब्रियम पे c का कंसंट्रेशन है वो b के कंसंट्रेशन का 3 टाइम्स है, तो जाके देखो इक्विलिब्रियम पे b कितना है, b माइनस एक्स, इसका 3 टाइम्स कर देना और उसको c के बराबर कर देना। c की वैल्यू कितनी आई है इक्विलिब्रियम पे x, तो यहाँ से तुम्हें रिश्ता मिल जाएगा कि 4x इक्वल्स टू 3b। ठीक है, तो आप यहाँ से b की वैल्यू 4/3x उठा करके इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो a का कंसंट्रेशन मिल जाएगा एट इक्विलिब्रियम, b का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, c के पता चल जाएंगे और d का। C और D का तो पहले से ही हमें x पता है, x एक अननोन है लेकिन उसी x में ही हमें वैल्यू पहले निकालना है। अब जाके देखो a का कंसंट्रेशन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स, b की वैल्यू डाल दो 4/3 तो वो बन जाएगा 8/3, और माइनस एक्स करोगे तो बन जाएगा 5x/3, और जब b के लिए लिखोगे तो b माइनस एक्स और b की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 माइनस एक्स करोगे तो बन जाएगा x/3। अब ये सबका कंसंट्रेशन आ गया। अब हमसे Kc पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बहुत आराम से ऐसे बता सकते हो, C का कंसंट्रेशन इनटू D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन इनटू B का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दीजिए, x अपने आप कैंसिल हो जाएगा और इजीली सॉल्व होकर के आंसर बन जाएगा 1.8। कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो हमारे इक्विलिब्रियम में मेनली प्रोडक्ट होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है तो फिर हमारे पास मेनली रिएक्टेंट होते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 और 1/1000 के मिडिल में होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही अप्रिसिएबल अमाउंट में होते हैं। अब जैसे पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻39, इसका मतलब हमारे पास बहुत कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मेनली क्या होगा, रिएक्टेंट। इसलिए पहले वाले में स्टेटमेंट में लिखा है कि मेनली हमारे पास Cl2 होगा, तो ये सही बात है। दूसरे में बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁸, जो कि बहुत हाई वैल्यू है, इसका मतलब मेनली क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो द रिएक्शन 2 विल हैव एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज NaOCl, तो ये भी सही है। और थर्ड नंबर में द रिएक्शन थर्ड विल हैव एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हाँ, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो बहुत हाई है ना ही बहुत लो है, तो ये भी सही है। तो सारे करेक्ट हैं और पूछा है करेक्ट क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा, आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जा रहा है कि 400 है। द Kc वैल्यू फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 जा रहा है 2NO में एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 400, तो Kc इसका 400 है। हमसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस, पहले के लिए Kc क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये पहली रिएक्शन क्या है, इसका जस्ट रिवर्स,
और आपको इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज याद रखनी चाहिए कि अगर हम इक्विलिब्रियम को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाता है। तो जस्ट आप 1 अपॉन कर दीजिए। और दूसरे में क्या बोला है, आप ध्यान से देखिए, दूसरे में है तो सेम ही इक्विलिब्रियम, लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें, ऐसा लग रहा है हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ N2 हाफ O2 चला जाएगा NO में। ये थोड़ा सा करेक्टली टाइप नहीं हुआ है, ऐसे होगा हाफ N2 हाफ O2 और चला गया NO में, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 की पावर में हाफ चला जाएगा, हाफ का मतलब रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। और पहले को सॉल्व कर लोगे तो वहां से हमें मिल जाएगा 1/400, जिसे सॉल्व कर लो, देखो अपने पास वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का तो 20 आना चाहिए, पहले का अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 1/20, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका भी डेटा माफ करेंगे, इसको तो केवल 1/400 है ना, रूट रूट नहीं लेना है। तो जस्ट इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0025, ठीक है। तो मैच करा लीजिए, पहले का केसी कितना है तो 0.0025, दूसरे का केसी कितना है तो वह है 20, आंसर बन जाएगा सी पार्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का 0.0025, दूसरे का जो केसी आएगा वो जस्ट रिएक्शन को रिवर्स किया है, तो रिवर्स करने से माफ करें, जस्ट हमने इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके पावर में चला जाएगा, तो 400 की पावर हाफ हो गया, जो कि बन गया 20। 4 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, जिसका फॉर्मूला लिखा है, डिसोसिएट्स इनटू अमोनिया एंड CO2, ठीक है। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, देन द वैल्यू ऑफ Kp। तो ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो ये सॉलिड है, डिसोसिएट करके 2 गैस ये और 1 गैस ये बना रहा है। जितना अमोनिया बनेगा उसका आधा बनेगा CO2, मतलब अगर अमोनिया ने प्रेशर दिया 2x तो CO2 प्रेशर देगा x, और टोटल मिला के प्रेशर हो जाएगा 3x, जिसको लिखा जा रहा है टोटल प्रेशर P। तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी P/3। तो आप ये पता कर सकते हैं कि अमोनिया ने कितना प्रेशर दिया होगा, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब 2P/3, और प्रेशर ऑफ CO2 आपको पता चल जाएगा, जो कि है P/3, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया पता चल गया, CO2 पता चल गया, तो आप Kp बता सकते हैं ना। तो Kp क्या होगा, अमोनिया के प्रेशर का स्क्वायर, दैट इज 2P/3 का स्क्वायर, और इंटू CO2 का प्रेशर जो कि है P/3। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 4P³ डिवाइडेड बाई 27, 4P³ डिवाइडेड बाई 27। तो 4 का आंसर बन गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अब इसका Kp दिया जा रहा है पहले इक्विलिब्रियम का 0.35 एटमॉस्फेयर। When partial pressures are expressed in atmosphere, the value of Kc for this reaction। अब इसका Kc बताना है। अब पहले तो देखो उस रिएक्शन से इस रिएक्शन में आए कैसे, जस्ट रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स किया और साथ में क्या किया, क्योंकि रिवर्स करने से तो 4 HCl होता, 1 ऑक्सीजन गैस होता, लेकिन रिवर्स करने के साथ साथ हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो तुम भी यही करो, तो इसका Kp पता करो, उसका Kp दिया है तो रिवर्स किया तो 1 अपॉन हो जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या चला जाएगा, हाफ। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि हमसे तो पूछा है Kc बता दीजिए। अब Kc कैसे आएगा, Kp तो हमने निकाल लिया रिलेशन से। अब लगाइए Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। डेल्टा n किसका लिखोगे, इस रिएक्शन का डेल्टा n। अब डेल्टा n ढूंढो, इसका कितना है, गैसियस प्रोडक्ट है 2 और गैसियस रिएक्टेंट है अपने पास 2.5, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.5, तो डेल्टा n हो जाएगा माइनस का 0.5। तो डाल दीजिए, Kp की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है 1 अपॉन 0.35, और इसके ऊपर वही रूट का डेटा है, Kp हो गया। और Kc की वैल्यू वो तो हम चाहते ही हैं, R की वैल्यू क्या लिखते हैं 0.082, टेम्परेचर कितना लिखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसको 300 नहीं डाल देना, 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली केल्विन में लिखना होता है। तो ये सब डेटा जो है 273 ऐड करके आएगा इसमें, तो 273 ऐड कर लो तो ये बनेगा 573, और सब जगह टेम्परेचर 673 लिखा है, इसे 573 कर लेना, ठीक है, सब जगह। तो 573 हमारे पास टेम्परेचर हो गया, और पावर में डेल्टा एन क्या है अपने पास माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 मतलब इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का बन जाएगा, तो Kc की वैल्यू ये ऊपर जाएगा ऐसे, ये पार्ट में आंसर आ जाएगा। रूट दोनों में होगा तो रूट तो कॉमन हो जाएगा सबके लिए, तो बी पार्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बस सब जगह पर जो टेम्परेचर है वो 573 होना चाहिए, 573। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जिसको हम 6 बोल रहे हैं रियल में वो 56 नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे पेपर में ऐसे था। अब चलिए आगे, 6 नंबर में है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज 0.025 एट सर्टेन टेम्परेचर, देन रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। भैया तो रिवर्स रिएक्शन, जब भी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो बस 1 अपॉन 0.025, इसे सॉल्व कर लीजिए 40 बन जाएगा।
7 नंबर। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन होता है और यहाँ पर लिखा है x, मतलब x शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट, दैट इज C प्लस डी, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, और ये सॉलिड है तो गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है? b। तो बन जाएगा अपने पास C प्लस डी माइनस बी। और देखो क्या यहाँ कहीं ऐसा लिखा है C प्लस डी माइनस बी? कहीं ऐसा नहीं लिखा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट, नन ऑफ दिस। 8 नंबर। बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इज 2.85। रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस माफ करेंगे। तो ये तो रूम टेम्परेचर पे इतना है, और जब टेम्परेचर बढ़ा के 698 केल्विन कर दिया तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बन गया 1.4 इंटू 10⁻²। मतलब जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? घट गया। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? घट गया। मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक होगी तो उसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनेगा? ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जाना, यही है एक्सोथर्मिक। इसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल। तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जाओगे उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी पे होता है, प्रोडक्ट कम एनर्जी पे होते हैं, तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर स्लाइटली लेस स्टेबल। तो इसीलिए जो हमारे पास चार ऑप्शन है ना कि दिस इंप्लाइज दैट द रिएक्शन इज HI इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। नहीं भाई, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये तो लिखा है HI इज एक्सोथर्मिक, गलत है। HI इज वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। नो, HI तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल होगा। HI इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, यस। या तो लिखा हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, लेकिन ये नहीं लिखा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये तो बोल रहा है HI इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। नहीं नहीं, ये तो रिएक्शन रिवर्स में आएगी तो एंडो होगी, और ये मेन रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। तो ये बोलना कि HI एक्सोथर्मिक है ये गलत बात है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक बोलते। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल। तो सी पार्ट आंसर। 9 नंबर में एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनता है? लॉग या फिर ln ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। एक्सो में डेल्टा एच कैसा होता है? माइनस। तो जब डेल्टा एच माइनस होता है तो उस लाइन का स्लोप याद करिए, क्या बताया था तुम्हें शॉर्टकट से? प्लस। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ये लाइन जाती है और ये बिल्कुल यहां से नहीं जाती, ठीक। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है इनके पास। तो ये लाइनें ऐसे चलती हैं, अगर नीचे की तरफ आती हैं तो एंडो बन जाता है, ऊपर की तरफ जाती हैं तो एक्सो बन जाता है। दो ऊपर की तरफ जाने वाला ग्राफ था, लेकिन ये आंसर बनेगा, ठीक है। और 10 नंबर में अब हमें दे रखा है कि PCl5 को डिसोसिएट किया 2 लीटर के कंटेनर में और सबके मोल आए 0.2 इक्विलिब्रियम पे। तो सबके मोल 0.2 हो गए, तो सबका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा मोल पर लीटर? तो लीटर तो 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.1 0.1 0.1, तो सबका कंसंट्रेशन आ गया 0.1 0.1। तो Kc की वैल्यू क्या होगी? 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है N2 और O2 मिल करके बना रहे हैं NO, ठीक है भाई। तो N2 कितना है अपने पास? 3 मोल। O2 कितना है उसके पास? 2 मोल। और प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल NO। तो तुम भी ले जाओ, x जाएगा तो 2x बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अब जाके देखो 2x को कितना लिखा है इक्विलिब्रियम पे? 2x कितना है? 1। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाफ। तो x की वैल्यू हाफ डाल दो तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 0.5 मतलब 2.5। लेकिन 2.5 नहीं दे देना आंसर। हमसे पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो कंसेंट, ये तो मोल आया ना, सब क्वेश्चन मोल में दिया था, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मोल पर लीटर, लीटर कितना है? 2, तो ये बन जाएगा 1.25। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ए सॉलिड डिसोसिएट कर रहा है दो गैस बी और सी में। तो आप फटाफट लिख सकते हैं बी के प्रेशर का स्क्वायर सी के प्रेशर का क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट Kp, क्योंकि ये तो सॉलिड है उसको नहीं लेते हैं। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज डबल, अब आप साफ साफ लिख सकते हैं कि जो बी के प्रेशर का स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी के प्रेशर का क्यूब। तो जो बी का प्रेशर होगा वो बन जाएगा 1 अपॉन प्रेशर ऑफ सी टू दी पावर 3/2। अब आपने देखो सी के प्रेशर को क्या किया? डबल। तो फिर जो बी का प्रेशर होगा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 2 की पावर 3 और उसका रूट। तो 2 की पावर 3 करोगे तो क्या बन जाएगा? 8। तो 8 का रूट क्या होता है? 2√2। तो 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। तो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से हमारे पास इसका Kc दे रखा है और उसके रिवर्स रिएक्शन को, उसको देखो ध्यान से, रिवर्स किया और फिर से वही हाफ से मल्टीप्लाई। तो रिवर्स कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻7।
रिवर्स हो गया, और हाफ से मल्टीप्लाई तो पावर में हाफ, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7 और एक डेसिमल हटाओ तो ये बन जाएगा 10⁸ डिवाइडेड बाई 11 का रूट, जिसको आप लिख सकते हो 10⁻4 डिवाइडेड बाई √11। तो ये 10⁻4 के आसपास होगा। हमें पता है कि क्वेश्चन टफ है थोड़ा सॉल्व करना, लेकिन अब आपको सॉल्व थोड़ी ना करना था, आपको तो बस देख लेना है कि इसके आसपास कौन है, और तो सब माइनस में लिखे हैं, और ये भैया √11 से डिवाइड करोगे तो पावर में माइनस थोड़ी ना आ जाएगा, तो 10⁻4 के आसपास ही आंसर होना चाहिए, तो सी पार्ट आंसर बन जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान रखिए, जब हम किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस देते हैं ना, ऐड होने वाली रिएक्शन जब हम तोड़ते हैं तो वो एंडोथर्मिक होता है, और जब हम किसी का फॉर्मेशन करते हैं बाय एडिशन रिएक्शंस तो जनरली जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक। तो अमोनिया का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और आपको पता होना चाहिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनका जो ग्राफ होता है ना, कौन सा ग्राफ, वही जब हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आते हैं, और जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो प्रोडक्ट होता है क्योंकि लो एनर्जी में होता है एक्सोथर्मिक में, तो वो रिएक्टेंट में वापस जाने लगता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो बस यही तुम्हें देखना है, तो प्रोडक्ट ज्यादा कम मिलेगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है एक्सो में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर कम होने से प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, अगर एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने से ज्यादा मिलता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लो टेम्परेचर पे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये तो दोनों ग्राफ वैसे भी बेकार हैं क्योंकि स्टार्टिंग में अमोनिया कितना होगा, वो तो प्रोडक्ट है तो स्टार्टिंग में 0 होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इक्विलिब्रियम आएगा तो अमोनिया बढ़ेगा, लो टेम्परेचर पे ज्यादा होगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो आसान क्वेश्चन था, XY2 जा रहा है XY में और प्लस Y में, तो हमारे पास XY2 कितना है, इनिशियली प्रेशर 600, अब 600 में से तुम लेकर जाओ X तो ये बनेगा X, ये बनेगा X, सब मिला करके 800 कर दो, तो सब ऐड कर लो, ये बन जाएंगे अपने पास 600 माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 800, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 200, x की वैल्यू सब में डाल दो तो सबका प्रेशर आ गया, ये हो गया 400, ये हो गया 200, ये हो गया 200। अब जाओ Kp निकाल दो क्योंकि हमसे यही पूछा है, कैलकुलेट Kp, तो Kp कैसे बनेगा, प्रेशर ऑफ XY प्रेशर ऑफ y डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ XY2, तो सॉल्व कर ले भैया, ये 100 बन जाएगा आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर में अब अपने पास ऑर्गेनिक है, आए देखते हैं ये E2 मैकेनिज्म, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, इस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे तो तुम्हारे पास जो एल्कीन बनेगी वो कंजुगेशन में होगी, ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, E2 मैकेनिज्म है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था ये, लेकिन गलती से मैंने ऑप्शन जो बनाया है वो ऐसा नहीं बनाया कि जो हमें सही लगे। तो हेप्टेन, हेप्टेन को मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे दोगे तो ये एरोमेटाइजेशन टॉलुइन बना लेगा, टॉलुइन को Cl2 AlCl3 दोगे तो ये मेनली पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पे Cl लगा देगा, CH3 के पैरा पे Cl, फिर Br2 सनलाइट दोगे तो ये जो Br2 सनलाइट है ना वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से H हटा के Br लगा देगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और जिंक HCl, जिंक HCl एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के काम आते हैं, तो ये जो RX है ना अपने पास उसे HH दे देंगे ये, तो नीचे वाला नहीं, वो जो बेंजीन रिंग से लगा है ना उसको तोड़ना बहुत टफ है, वो रिंग से रेजोनेंस करते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए था पैराक्लोरोटोलुइन। अब पैराक्लोरोटोलुइन कहीं है ही नहीं, तो अगर मोस्ट प्रोबेबली देखें तो इन चारों में से ये आंसर देना चाहिए, तो जिन्होंने बी पार्ट आंसर दिया होगा उन्हें तो नंबर मिला ही है, और जिन्होंने नहीं भी दिया होगा उनको बोनस मिला होगा, क्योंकि रियल में ऐसा होना चाहिए था पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, आप ये ले जा रहे हैं इथाइन, इथाइन को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एथेनॉल बन जाता है, केवल आप पाई बॉन्ड तोड़िए ऐसे, और यहाँ आएगा प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ये पानी देने का प्रोसेस होता है, तो माइनस को दे जाइए HH और प्लस को दे जाइए O, तो H2O लग जाएगा, बन जाएगा CH3 CHO। ये सेम अगले वाले प्रोसेस में पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग करिए, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, माइनस को HH और प्लस को O, वाटर देने का प्रोसेस, तो एसीटोन बन जाएगा। सेम यहाँ पर पाई बॉन्ड की करेक्ट शिफ्टिंग करिए, और जहां प्लस है उसे दे जाइए ऑक्सीजन, और जहां माइनस है वहां दे जाइए HH, तो बन जाएगा ये एसीटोफिनोन, आंसर बन जाएगा ए पार्ट, एथेनल, एसीटोन और एसीटोफिनोन। 19 नंबर में बोल रहा है कि when two alkenes may be formed by dehydrohalogenation of an alkyl halide, the alkene which is more substituted is the measure
और प्रिफर्ड प्रोडक्ट। दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज, नॉर्मली जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये एक डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब E2 मैकेनिज्म एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शंस का एग्जांपल है, जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सेडजेफ रूल से बना हुआ प्रोडक्ट। 20 नंबर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन रिंग में? तो हमें पता होना चाहिए रिंग में ज्यादा खींचने वाले ग्रुप होते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे यहाँ नाइट्रो क्लोरो दो दो खींचने वाले ग्रुप हो गए तो उससे अच्छा होता है क्लोरोबेंजीन। ऐसे टोलुइन और क्यूमीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, लेकिन जो टोलुइन है वो अपने 3 हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि जो क्यूमीन है, क्यूमीन के वो आपको पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, वहां पर CH का लिंकेज जो होता है ना वो केवल एक ही CH होते हैं रिंग के बाहर, और क्योंकि एक ही CH होता है क्यूमीन में इसलिए वो बेंजीन रिंग को उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता अपने हाइपर कंजुगेशन से। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टोलुइन में होते हैं, तो टोलुइन ज्यादा अच्छे से किसी की हेल्प कर सकता है किसी कैटायन की, तो टोलुइन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इसलिए गलत है। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन तो खींचता है नेट में ना, अल्टीमेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो उससे अच्छा तो बेंजीन रिएक्टिव होता है, इसलिए ये भी गलत है। और लास्ट में 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब दो नाइट्रो है और क्लोरो है, यहाँ तो एक ही नाइट्रो और क्लोरो है, तो यस ज्यादा खींचोगे तो कम रिएक्टिविटी होगी, कम खींचोगे तो जो रिंग होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए डी आंसर बन जाएगा अपने पास रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोफिलिक में। ठीक है, 21 नंबर में आउट ऑफ बेंजीन मेटा नाइट्रोबेंजीन टोलुइन, टोलुइन अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली। यस, नाइट्रेशन का मतलब फिर से वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो टोलुइन में हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ऑल आर नॉट एरोमेटिक मॉलिक्यूल, जी हाँ, यहाँ sp3 है, यहाँ भी साइकिल में sp3 है, और आपको याद होना चाहिए ये जो होता है नॉन प्लेनर होता है, तो नॉन प्लेनर होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं होता। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट, आंसर विल बी 21 का आंसर बन जाएगा ए पार्ट। 21 नंबर मतलब तुम्हारे पेपर में जो ये क्वेश्चन रहा होगा वो 71 रहा होगा। नेक्स्ट 72 नंबर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन, इथाइन तो ये होता है बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज, यस, इथाइन इज लीनियर, यस, sp लीनियर ही होते हैं। CC बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन, भैया यहाँ पर बॉन्ड का ऑर्डर होता है 3, और जब हम इथीन बनाते हैं तो वहां बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है इथाइन में तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो सही बात है, CC बॉन्ड का जो लेंथ है वो शॉर्टर होता है, सही है। लास्ट में लिखा है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन इथीन, नहीं भैया यहाँ 3 बॉन्ड होते हैं, तो कैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम बोल सकते हैं यहाँ वीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज नॉट वीकर देन इथीन। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था लास्ट में तो आंसर हो गया 23 नंबर, जिसको तुम अपने पेपर के हिसाब से बोलोगे तो 73। अब किसी भी हैलोजन को हीट करके रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन को हीट करके या फिर हैलोजन को सनलाइट देकर, तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा क्यू। तो फर्स्ट शुड बी मैच्ड विद क्यू, अब दूसरे को मैच ही नहीं कराना है, तीसरे को मैच करा ले भैया। तीसरा पकड़िए HBr परऑक्साइड, जो कि एक खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट में क्या होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन फरार, तो तीसरे का पहला हो जाएगा, थर्ड का पी हो जाएगा अपने पास, तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। बहुत प्यारी सी मैचिंग है, अच्छे से देखना ये मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट अपने पास 24 नंबर, जिसको पेपर के हिसाब से बोले तो 74, क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए सोडियम ब्यूटेनोएट, ठीक है भाई, सोडियम ब्यूटेनोएट ले लेते हैं, क्या किया इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये जो 3 कार्बन है यही डबल हो जाएगा, RR हेक्सेन बन जाएगा, एरोमेटाइजेशन कर दिया बेंजीन बन गया, और फिर क्लोरीनेशन कर दिया डार्क कोल्ड Cl2 AlCl3 डाल करके, तो खूब सारे Cl लग जाएंगे, लगेगा तो एक ही Cl रियल में बेंजीन में, लेकिन क्योंकि 4 ऑप्शन में बहुत सारा Cl लगा रहा है तो तुम ये Al2Cl3 में सारे H हटा करके Cl लगा दो, बन गया ये। अब दूसरे में 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो तो ये है एल्कोहलिक KOH से प्रोपीन, Br2 से यही Br लग जाएगा, और ये अनसेचुरेशन टेस्ट, फिर सोडामाइड डालते जाओगे तो इनके सारे H निकल जाएंगे और वो HBr करके एल्काइन बन जाएगा, और भैया एल्काइन में एसिडिक H होते हैं और सोडामाइड उसको निकाल भी सकता है, क्योंकि अगला स्टेप है CH3I का, तो CH3I क्या करते हैं इनके साथ छोटी एल्काइन को बड़ी करा लेते हैं, तो बना लेते हैं ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट हो जाता है। तो 2 ब्यूटाइन होना चाहिए दूसरी तरफ, और पहला होना चाहिए ये बेंजीन के सारे H हट के Cl लग जाए, तो आंसर बन जाएगा अपने पास सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एरोमेटिक कौन कौन सा है, तो देखिए पहले वाले में दोनों ही साइकिल में एक कॉमन सा कार्बन है sp3, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है, इतने पे ही क्वेश्चन था कि A तो नहीं होना चाहिए, बस हो गया, A नहीं होना चाहिए मतलब A तो एरोमेटिक नहीं है ना।
और जो है अपने पास फिर बी और डी एरोमेटिक हैं। बी ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। ये इसलिए एरोमेटिक नहीं होता, रूल लगाओगे तो लगेगा है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है और इस वजह से ये नहीं होते। और मैंने तुम्हें उससे बचाने के लिए ही तो ऑप्शन ऐसा दिया है कि बस तुम पहला चेक कर लो। 26 नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड 2 मोल मिलता है। 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट। तो ये रहा सोडियम एथेनोएट। इसको अगर तुम हीट करोगे तो ये देगा मीथेन गैस। क्योंकि तुम तो हीट कर रहे ना, ये किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डी कार्बोक्सिलेशन तो मीथेन बना लेगा RH। अब इसका 2 मोल ले जाओगे तो ये 2 मोल बनेगा। 2 मोल का मास क्या होगा, इसके 1 मोल का मास 16, तो 2 मोल का मास 32 ग्राम। आंसर बन जाएगा 26 का ए पार्ट। 27 नंबर में पूछ रहे हैं कहां पर हम हैलोजिनेशन कराएंगे तो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। मिथाइल के रिस्पेक्ट में आओ पूछो। मिथाइल और एल्डिहाइड में ये ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्डी मिथाइल बोलेगा आप मेरे ऑर्थो पैरा पे लगाओ क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। NO2 और मिथाइल में मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बोलेगा मेरे ऑर्थो पैरा पे लगाओ, तो मेटा पे नहीं लगेगा। यहाँ पर मिथाइल के साथ साथ ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन क्या देता है, लोन पेयर प्लस R इफेक्ट दिखाता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो ये गवर्न करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगे, तो ये बोलेगा मेरे ऑर्थो पे लगाओ और पैरा पे, तो ये ऑर्थो तो खाली ही नहीं है, ये दोनों पोजीशन बची हैं। यहाँ लगाओगे तब भी उसका मेटा बन जाएगा और यहाँ लगाओगे तब भी मिथाइल का मेटा बन जाएगा। तो मिथाइल के मेटा पर कहाँ प्रोडक्ट लगेगा, सी वाले ऑप्शन में। और लास्ट वाले में भी मेटा पे नहीं लगेगा क्योंकि ये जो खींचने वाला ग्रुप है NO2 वो तो रिएक्शन कराना नहीं चाहता, मिथाइल कराएगा तो मिथाइल बोलेगा मेरे ऑर्थो पैरा पे लगाइए, तो मिथाइल का तो ऑर्थो पैरा ही रिएक्शन करेगा, मेटा नहीं। इसलिए सी पार्ट होगा जहां पर मिथाइल से भी एक्टिव जो ग्रुप है वो रिएक्शन कराएगा अपने ऑर्थो पैरा पे, तो उसका ऑर्थो पैरा मिथाइल का मेटा बन जाएगा और इसीलिए आंसर बन जाएगा सी पार्ट। 28 नंबर में इनकरेक्ट ढूंढना है। तो बोल रहे हैं इथीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्रोपीन। भैया एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इथीन इज मोर स्टेबल, इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज मोर देन प्रोपीन। भैया इथीन लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल होते हैं वो ज्यादा हीट लिबरेट करते हैं हाइड्रोजनेशन से, सही है। इथीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन C2H2 रिएक्ट्स विद सोडियम लिक्विड अमोनिया। आपको याद होना चाहिए ये जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन नहीं करते। अगर हम इसको H2 लिंडलार कैटलिस्ट देते तो ये इथीन बना देता। 1,1 डाइक्लोरोइथीन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप भैया एक कार्बन पे H और Cl, अगले कार्बन पे H और Cl यही बनेगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो ये सिस में भी रह सकता है, ट्रांस में भी रह सकता है, ये सही है। तो क्या क्या गलत है, तो गलत हो गया 1 and 3। 1 and 3 मतलब आंसर बन जाएगा 28 का बी ऑप्शन, ठीक है। 28 मतलब तुम्हारे पेपर का 78 नंबर। मेसिटाइलिन कहाँ मिलता है, ये तो सिंपल याद होना चाहिए, प्रोपाइन को रेड हॉट ट्यूब दे दें तो मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन क्या है, सिमेट्रिकल 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। 30 नंबर में आ जाइए। यहाँ पे HBr परऑक्साइड दे दिया तो ये पाई बॉन्ड तोड़िए, परऑक्साइड इफेक्ट में प्लस को प्लस माइनस को माइनस, तो यहाँ H यहाँ Br नेमिंग करोगे तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। और जब परऑक्साइड नहीं लिखोगे तो भैया तब फिर तो नॉर्मल एडिशन होगा, जहां पर माइनस आया वहां H लग जाएगा, जहां पर प्लस आया वहां Br, तो ये बनेगा 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल बन जाएगा। तो आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। P एंड Q पूछा था तो वो ए पार्ट बन जाएगा। एथेन से एथेनल कैसे जाएं, एथेनल पहले बना लीजिए CH3 CHO। आप चाहते हो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड डाइल्यूटेड KMnO4 से नहीं मिलता, ये तो बेयर्स रिएजेंट है, OH देता है। ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो एल्डिहाइड नहीं मिलता, एसिड मिल जाता है। और एसिडिफाइड KMnO4 भी तो ओजोनोलिसिस जैसा है, एसिड दे जाता है। केवल लास्ट पे ध्यान दो जहां मैंने लिखा है ओजोन वाटर जिंक, और जिंक की मदद से ही हम एल्डिहाइड पा सकते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ ना भी आता हो लास्ट के 4 देख लो, उससे भी हमारा काम बन जाए। अब आओ शुरू करते हैं, कैसे होगा रियल में, ठीक है। तो रियल में जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऐसे, इसमें भी लोचा हो गया है। पहले ऐसे होगा कि एथेन को हम Br2 सनलाइट दे जाएं, तो इसके H हट करके लग जाएंगे Br, और फिर सोडियम ईथर दे जाएंगे, तो पहले Br2 सनलाइट होना चाहिए, माफ करेंगे इसमें पेपर में, तो CH3 CH2 CH2 CH3 तो बन जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन को फिर से क्लोरीन सनलाइट दे दो तो ये बन जाएगा अपने पास 2 क्लोरो और अपने पास ब्यूटेन। फिर एल्कोहलिक KOH से बन जाएगा ब्यूटीन, और फिर इसकी ओजोनोलिसिस करा दोगे और रिडक्टिव तो मिलेगा हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। तो Br2 सनलाइट से शुरू होना चाहिए, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमें बोनस देना ही पड़ेगा 31 नंबर में, ठीक है। 32 नंबर फिर से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये तो एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन है, टॉलुइन बन जाएगा तुम्हारे पास टॉलुइन। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कराओगे तो ये हमारे पास दे जाएंगे टॉलुइन के
पैरा पर सल्फोनिक एसिड। फिर CH3Cl AlCl3, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात मानते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो इसके ऑर्थो पे लग जाएगा। CH3 एक्सेस में दे रहे हो तो दोनों ऑर्थो पे करा दो, पैरा तो खाली नहीं है। और फिर हमने दे दिया H+ हीट, तो बाद में जो ये सल्फोनिक एसिड है या रिवर्सिबल होते हैं, निकल के भाग जाते हैं, तो उसे जाने दीजिए, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। 33 नंबर में इथाइन डज नॉट परफॉर्म्स अनसैचुरेशन टेस्ट, ये गलत बात है। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसैचुरेशन टेस्ट देते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इथाइन गिव्स हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल, यस, मेटल टेस्ट बोलते हैं इसको। इथाइन गिव्स 1,1 डाइब्रोमो एथेन, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किसी भी तरफ तोड़ दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, माइनस पे आके HH लग जाएगा, प्लस पे Br लग जाएगा, तो बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमो एथेन, तो ये सही है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू ऐसे बन जाएगा आंसर, फॉल्स ट्रू ट्रू बी पार्ट। 34 नंबर में 2 ब्यूटाइन को ट्रांसफॉर्म में कैसे बदलें, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया से बदलिए। 34 का आंसर लास्ट। मैक्सिमम pKa किसका, तो जो एसिड सबसे बेकार हो, तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, और यहाँ मिथाइल फिनॉल, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा pKa किसका होगा 35 में, सी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन था, इसीलिए आपको सेक्शन बी में दिया था। आइए देखिए, log K3 इक्वल्स टू log K1 प्लस log K2, तो अगर आप एंटी लॉग ले लीजिए तो ये K3 इक्वल्स टू लिखा है K1 प्लस K2, इसका मतलब है पहले दूसरे को अगर हम ऐड करें तो तीसरी बन जानी चाहिए रिएक्शन। जाके देखो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, तो माफ करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो तीसरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐड करोगे तो देखो CO कैंसिल हो जाएगा, और वाटर वाटर 2 वाटर होना चाहिए, तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए मेथेन गैस, यहाँ होना चाहिए 4 वाटर, वो तो नहीं होगा, इसलिए पहला वाला जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये सही नहीं है। जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ऐड करने से काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। अब दूसरे में जाइए, तो ये लिखा है एंटी लॉग लीजिए, तो पहले तो इधर लिख सकते हो log ऑफ K1 K2 K3 इक्वल्स टू 0, जब एंटी लॉग लिखोगे तो K1 K2 K3 इक्वल्स टू 10 की पावर 0, जो कि बन जाएगा 1। इसका मतलब है जब हम सारी रिएक्शन को ऐड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट। तो आओ सबको ऐड करो, देखो CO CO कैंसिल, CO2 CO2 कैंसिल, और 4 वाटर 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, 2 वाटर इधर, और जब ये ऐड होंगे तो 2 वाटर इधर, मेथेन गैस यहाँ और यहाँ भी मेथेन गैस। तो जब तुम तीनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो सब रेली में कैंसिल हो जाएगा, और ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K1 K2 K3, और बाद में कुछ भी नहीं होगा, प्रोडक्ट में भी कुछ नहीं, रिएक्टेंट में भी कुछ नहीं, तो सब मिला के क्या हो जाएगा 1, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी ऑप्शन। 37 नंबर में सोडामाइड की रिएक्शन करा रहे हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन के साथ, 1,2 डाइब्रोमो एथेन, आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं डबल बीटा एलिमिनेशन। जब आप सोडामाइड देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो यहाँ से अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH Br। फिर से एक बार सोडामाइड दीजिए, तो ये फिर से एलिमिनेशन कराएगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, बहुत खतरनाक बेस है तो फटाफट करा लेगा, तो 2 बार ऐसे यूज हो जाएगा। फिर इसके पास एसिडिक एच है, और एसिडिक एच होने की वजह से सोडामाइड इसका एसिडिक एच भी निकाल लेगा, और क्योंकि दोनों तरफ एसिडिक एच है तो दोनों एसिडिक एच निकालने के लिए 2 यूज हो जाएगा। तो कितने सोडामाइड रिएक्शन कर सकते हैं इससे, तो टोटल 4, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। 38 नंबर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, यस, क्योंकि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कुछ भी लगा दो वो ज्यादा अच्छा एसिड हो जाता है, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऐसा नहीं हुआ, जब हम एसिडिक एच निकालेंगे बेंजोइक एसिड का तो यहाँ पर अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छा एसिड है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और pKa ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थो, हाँ, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अच्छे एसिड हैं, मेटा पर तो केवल -I इफेक्ट चलता है, तो ये थोड़ा बेकार एसिड है, और बेकार एसिड का pKa ज्यादा होता है, तो ये ट्रू है, बोथ आर ट्रू। 38 का ये। 39 नंबर में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं तो खींचने वाले ग्रुप कहाँ पर है, थर्ड में, तो थर्ड विल बी मोस्ट एसिडिक, बस आंसर हो गया। थर्ड के बाद 1 2 4 बस हो गया। 40 नंबर में ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अच्छा होगा, के, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छा होता है, ऑर्थो थोड़ा सा बेकार होता है, क्योंकि ऑर्थो के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिस हाइड्रोजन को निकलना है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है, इस वजह से इसको निकालना टफ हो जाता है, तो पैरा इज स्लाइटली मोर, पैरा ऑर्थो मेटा ऐसे होता है, तो ये गलत है। ऑर्डर ऑफ पीके आपको पता होना चाहिए, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, छठ को बड़ को और एवरेज करके, तो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, पीके नहीं, तो ये भी गलत है।
द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम में इथाइल में मिथाइल में ऑर्डर में सेकेंडरी अमीन सबसे अच्छी होती है, तो सेकेंडरी अमीन को बेस्ट बोलना चाहिए था, यहाँ तो सेकेंडरी अमीन को बेस्ट नहीं बोला, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 2 3 ऑल आर फॉल्स, सब गलत हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछा है लास्ट। 41 नंबर में बेंजीन शोज पॉजिटिव अनसैचुरेशन टेस्ट, नहीं बेंजीन एरोमेटिक है, नहीं दिखाता अनसैचुरेशन। बेंजीन कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस ये सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो जाएगा लास्ट। 42 नंबर में कौन है जो लेस बेसिक है देन एनिलीन, पायरोल। पायरोल और खींचने वाले ग्रुप, खींचने से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, खींचने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये पायरोल जो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनका लोन पेयर किसी और के लिए फ्री नहीं होता। तो 1 और 4 मतलब यही दो लोग हैं, दो ऐसे हैं जो एनिलीन से भी बेकार बेस हैं। एनिलीन से ये सब अच्छे बेस होते हैं क्योंकि इनका लोन पेयर लोकलाइज होता है, एनिलीन के लोन पेयर रिंग से रेजोनेंस करते हैं, तो ये बहुत गधा बेस होता है। उससे भी गधा अगर चाहिए तो खींचने वाला ग्रुप लगाओ और या फिर पायरोल ले लो। 43 नंबर में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइलामाइंस इन गैसियस फेज, हाँ गैसियस फेज में 3 to 1 आता है, ये सही है। मिथाइल ग्रुप शोज इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच स्टेबलाइजेस द कंजुगेट एसिड ऑफ अमीन्स, यस ये सही है, और इसी की वजह से क्या टर्सरी अमीन अच्छा बेस होता है, यस। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 44 नंबर में एसिडिक स्ट्रेंथ, एल्काइन में जितनी छोटी एल्काइन उतना अच्छा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, तो ये गलत बात है। पीके भैया इधर से देखिए तो एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा तो पीके बढ़ेगा, वीकर एसिड का पीके ज्यादा होता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी, तो ये रहा अच्छा बेस, ये भी बेस अच्छे हैं, ये इनका लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो ये बेकार है, और इनका लोन पेयर तो सीओ से करता है, ये तो सबसे बेकार है। सबसे बेकार बेस का जो केबी वैल्यू होगा वो सबसे कम, तो 4 का सबसे कम होना चाहिए। अब उसके बाद सेकंड लोवेस्ट किसका होना चाहिए, सेकंड का, क्योंकि ये बहुत बेकार बेस है, इसका लोन पेयर रिंग से रेजोनेंस करता है, तो सेकंड का होना चाहिए। फिर केबी पूछा है ना, सबसे बेकार बेस, सबसे बेकार केबी, और उसके बाद इन तीनों में कौन सबसे बेकार था, वो था सेकंड, तो सेकंड विल बी जो 1 2 3 है उसमें सेकंड सबसे बेकार है, तो सबसे कम होगा केबी वैल्यू, इसलिए आंसर बन जाएगा बी। 1 और 3 में सबको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये जो बेंजीन रिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा बेकार बेस होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए थर्ड थोड़ा सा अच्छा है, ये रहा। 46 नंबर में रिवर्सिबल रिएक्शन है, पूछ रहा है केपी किसके लिए ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा एन पॉजिटिव हो, पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में नहीं, तीसरे में हाँ पॉजिटिव है क्योंकि 2 गैस और माइनस एक ही गैस, तो इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, और लास्ट में तो नेगेटिव आ जाएगा। तो किसके लिए पॉजिटिव है डेल्टा एन, 1 एंड 3, 1 एंड 3 कहाँ पर है अपने पास, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। 47 नंबर में लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, इसका स्लोप आपको बस याद होना चाहिए, माइनस का डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, सी पार्ट आंसर। 48 नंबर में बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, फिर से अभी बताया था खींचने वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं, देने वाले बढ़ा देते हैं, तो 4 सबसे अच्छा, तो 4 सबसे अच्छा होना चाहिए। 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 या 2, तो भैया NO2 बहुत डेंजरस तरीके से खींचता है, इसलिए ये सबसे बेकार होगा, तो आंसर बन जाएगा 48 का सी। 49 नंबर में प्रोटोनेशन ऑफ पायरोल इज इजियर देन एनिलीन, भैया पायरोल बहुत बेकार बेस होता है तो उसका प्रोटोनेशन इजी नहीं होगा। प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बेंजाइलामाइन, यस, क्योंकि बेंजाइलामाइन में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है तो उसका प्रोटोनेशन बहुत आसान है, जबकि एनिलीन में जो लोन पेयर होता है वो रिंग के साथ करता है रेजोनेंस, इस वजह से यहाँ प्रोटॉन लाके लगाना बहुत टफ है। तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, मतलब केवल और केवल सेकंड नंबर ट्रू है, तो आंसर बन जाएगा लास्ट। 50 नंबर में बेंजोफिनोन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अरे भाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो यही लाते हैं CO ग्रुप, और जरूर बना सकते हैं, बेंजीन के साथ बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो तो बना सकते हैं, लिखा है नहीं बना सकते, गलत बात है। इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉलीसब्स्टिट्यूशन इज ए मेजर ड्रॉबैक, यस, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, फिर से आंसर बन जाएगा ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन, अगर इसके बाद आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके आप पूछिए, और जिनको भी अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7355499328, ठीक है। और जिन बच्चों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और प्रॉब्लम है, पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो आके मिलिए, ऑफिस में आके बात करिए, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।